Hello everyone, welcome to my channel, and we are going to discuss about the kinetic frictions here. We already have studied about the static frictions and the concept of frictions कि frictions कैसे पिक्चर में आता है। और kinetic frictions के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि जब दो सरफेसेस के बीच में जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तब वो पिक्चर में आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। उससे पहले जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में था। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाज ट्राइंग टू अपोज द इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशंस। इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशंस के कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता उसके अपोजिट डायरेक्शंस में स्टैटिक फ्रिक्शंस लग रहा होता है और मोशंस को अपोज कर रहा होता है। लेकिन जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से अबव फोर्स आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि तब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। जो सरफेस के बीच जो मॉलिकुलर बाउंड्स बन गए होते हैं वो टूटते हैं और स्लिपिंग स्टार्ट होती है और तब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सो पिक्चर में आता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर वन लाइन में डिफाइंड किया जाए तो व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, जब दो सतह एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं एंड मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और एक मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, रबिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। याद रखिए मूवमेंट एक ऐसा भी हो सकता है कि भैया उसमें टायर लगा हुआ है और वो रोल आउट हो रहा है तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। जो वहाँ भी मोशन है लेकिन वहाँ रोलिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शंस की बात हो रही है तो उसमें रबिंग द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, रब होना इसेंशियल है, तभी वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शंस पिक्चर में आता है। काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में है कि डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज सच दैट द रिलेटिव स्लिपिंग इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शन। अब देखो जो डायरेक्शंस है वो बड़ा मतलब एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए कि जैसे आपका एक ब्लॉक है, this is a block A and this block A is placed in contact with the surface B and A is moved towards the right with a velocity V, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब A जो है सो V वेलोसिटी से इधर की ओर जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो लिखेंगे क्या चीज़, डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी ए, ठीक है, ऑन द बॉडी ए कौन लगा रहा है, बाय द सरफेस बी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जो सरफेस लगा रहा है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में जिस सरफेस पे जो मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन से कि डायरेक्शन क्या होगा कि डायरेक्शन, यहाँ से इस एग्जांपल को देखो तो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए, ठीक है, किस पे, तो बॉडी ए पे इसकी बात हो रही है। कौन लगा रहा है, तो बाय द बॉडी बी, ठीक है, कौन सा, बाय द सरफेस बी भी लिख सकते हो, यहाँ बॉडी मैंने कर दिया, तो बाय द बॉडी बी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ क्या हो रही है कि ए का जो वेलोसिटी है, जो सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो ए की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए कि ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस साइड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स Fr। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ये बताइए कि ब्लॉक ए के द्वारा बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा। तो जब आप ये निकालोगे कि बी पे क्या फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगा तो वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये जानने के लिए तुमको बैठना पड़ेगा इस ब्लॉक पे जा करके, मतलब रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा शिफ्ट होगा इस ब्लॉक पे। अब जब तुम इस ब्लॉक पे आके बैठ जाओगे तो चूँकि ये ब्लॉक इधर की ओर जा रही थी, ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा कि ये जो सरफेस है वो क्या किधर की ओर जा रही है, इस तरफ मूव कर रही है। तुमको लगेगा इस पे बैठने के बाद रिलेटिविटी के कंसेप्ट से कि ये सरफेस इस तरफ जा रही है और इसीलिए इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके द्वारा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा Fr। सो दिस इज क्या चीज़, तो फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है, फ्रिक्शन ऑन सरफेस B ड्यू टू A। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को बताने में रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। और मैं इस बात पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ वो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल कह रहा है कि आपके पास एक लंबा बॉक्स है और इस बॉक्स पे क्या है कि व्हील लगे हुए हैं, व्हील आर टाइड टू दिस बॉक्स। अब क्या हो रहा है कि ये बॉक्स इधर की ओर मोशन में है किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये जब बॉक्स इधर की ओर मोशन में है तो हो क्या रहा है कि ये जो ऊपर में जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, तो ये स्लाइड करता है, मतलब छिछलता है पीछे की ओर स्लाइड करके और यहाँ से इस नीचे से गिर जाता है। तो मतलब बॉक्स क्या करता है, स्लाइड्स ऑन द बॉक्स एंड फॉल फ्रॉम द रियर एंड, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि अब इस केसेस में डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक और ऑन बॉक्स क्या होगा। तो अगर देखो, अगर सिर्फ वेलोसिटी की ही बात होती तो रोड के रिस्पेक्ट में तुम वेलोसिटी को देखो, एब्जॉर्व करो रोड के रिस्पेक्ट में। रोड के रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, ये बॉक्स भी इधर की ओर जा रहा है और रोड के रिस्पेक्ट में तुमको लगेगा कि ये ब्लॉक भी इधर की ओर जा रहा है। ऑल दाउ चूँकि ये स्लिपिंग हो रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो बॉक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। तो अगर तुम रोड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो तो दोनों ऑब्जेक्ट का, बॉक्स का भी और ब्लॉक का भी, दोनों का वेलोसिटी क्या है, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शंस में, ठीक है। हाँ, हालांकि ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो क्या है, बॉक्स से कम है क्योंकि इसकी स्लाइडिंग हो रही है, वो पीछे की ओर खिसक रहा है बॉक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम लगेगी जब आप रोड से ऑब्जर्व करोगे। तो अगर रोड से ऑब्जर्व करके और इस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आप क्या डायरेक्शन दोगे, आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है, आप बोलोगे फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक छोटी सी गलती कर दी। मैंने कहा था कि जब भी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालो तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, जो फ्रिक्शन लगा रहा है। अब जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन फोर्स लगा, ठीक है, आई एम आस्किंग यू कि इस ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा कौन रहा है, तो ये जो बॉक्स है ये लगा रहा है। कौन लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, बॉक्स लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी कंसिडरेशन होगा वो बॉक्स के रिलेटिव में होगा। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स पे जाकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि बॉक्स के रिलेटिव में होना है तो हम बॉक्स पे जाके बैठ गए। अब बॉक्स के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक, ये ब्लॉक तो स्लाइड कर रहा था, इधर की ओर जा रहा था, तो बॉक्स के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई, टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। तो बॉक्स के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी लेफ्ट हो गई तो हमारा ये क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इट इज़ अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब इसके बॉक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर की ओर है तो बॉक्स के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी इधर की ओर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स Fr, ये होगा डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो तुमने कहा कि टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, मतलब ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा क्या चीज़, टुवर्ड्स राइट लग रहा है। समझ में आ गई बात। अब ज़रा एक चीज़ हमको बताओ कि फिर ये बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है। तो जब बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है आपको कि बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, तो जाके ब्लॉक पे बैठो, क्योंकि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में तुमको वेलोसिटी पता करनी है। तो देखो, जैसे ही तुम ब्लॉक पे जाके बैठोगे, ठीक है, यहाँ पे जब तुम ब्लॉक पे जाकर के बैठोगे, मतलब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, तो ब्लॉक चूँकि क्या हो रहा है,
ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है तो तुमको क्या लगेगा कि ये बॉक्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से इधर की ओर जा रही है, और जब बॉक्स ज़्यादा स्पीड से इधर की ओर जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब ये जो ब्लॉक है इस बॉक्स पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इस बॉक्स पे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो मेरे सिर्फ इतना ही मैं बताना चाह रहा था कि जब आप डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो वेलोसिटी है, दो बॉडी ही आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होगी। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ बॉडी ए बाय द बॉडी बी इज अपोजिट टू द वेलोसिटीज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की वेलोसिटी को देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि ग्राउंड पे बैठ गए और दो सरफेस की वेलोसिटी को देखा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, वो कंसेप्ट हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये तो था कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, और आपने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शंस का डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जहाँ तक बात होती है तो एक चीज़ याद रखिए कि जैसे दो बॉडी है, सपोज करिए कि यहाँ पे ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, अगर उसका सरफेस एंड देखिएगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा सरफेस होगा। ये आपको नेकेड आई से लगेगा कि पूरा का पूरा सरफेस, ये जो एरिया है आपको लगेगा कि पूरा ये एरिया जो है सो आपका इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, बट द फैक्ट इज ये वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ दिस अपरेंट सरफेस एरिया इज एक्चुअली इन कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्लॉक का ये ऐसा हो गया ब्लॉक का, और जो ये जो सरफेस है इसका कैसा होगा, तो कहीं कैसी कहीं इस तरह का इसका होगा। तो बहुत कम ही पॉइंट पे जो है सो ये सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इसीलिए इससे से कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या चीज़, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट between two surfaces is a small fraction, ठीक है, is a small fraction of apparent surface area in contact, apparent सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। मतलब जो सरफेस एरिया आपको दिख रहा था नेकेड आई से कि इतना सरफेस कांटेक्ट में है, इतना एरिया कांटेक्ट में है, एक्चुअली में वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एरिया ही एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है। और क्या होता है कि ये जो बॉडी है ये कांटेक्ट में है, तो ये इस पर क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पर कांटेक्ट फोर्स नीचे की ओर अप्लाई कर रहा है, और ये इस पर कांटेक्ट फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से इन पॉइंटों पे क्या है, बहुत हाई प्रेशर जो है से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जिस्ट एट दीज कांटेक्ट पॉइंट्स, ड्यू टू विच क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो ब्लॉक के और सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कम हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बाउंड बन जाता है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं इधर की ओर इसको पुल करने के लिए, और उस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज एग्जिस्टिंग मॉलिकुलर बाउंड इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कैसे समझिएगा, इट इज़ अ मिनिमम फोर्स विच इज़ बीइंग रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड बाउंड जो है सो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और जब एक बार बाउंड ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है कि फिर ब्रेक भी होता है, और फिर मतलब बाउंड बनते हैं, नए बाउंड बनते हैं, टूटते हैं, तो उसका उतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ बाउंड नहीं बनता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। इस चीज़ को आप समझ जाइए इस मॉलिकुलर कंसेप्ट से। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, कांटेक्ट में है, और आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स जो इस बाउंड को ब्रेक कर पाने में इनिशियली सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बाउंड जो है इस पॉइंट पे बन जाते हैं। तो क्या होता है कि इसको ब्रेक करने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है।
ठीक है। और जैसे ही एक बार ये ब्रेक हो गया तो दोबारा फिर इतना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनने के लिए टाइम मिलता नहीं है। जैसे ब्रेक होता है फिर बनता है, ब्रेक होता है बनता है, तो कहीं ना कहीं जो स्लाइडिंग जब हो रही होती है तो वो मेक एंड ब्रेक का जो है सो प्रोसेस चलता है, और उस केसेस में बाउंड उतने स्ट्रॉन्ग बनते नहीं हैं, और इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे छोटा होता है। तो एक तो एट्रीब्यूट आपने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में समझा। दूसरा चीज़ देखो कि एक्चुअली में अगर आप देखें तो जितना स्ट्रॉन्ग बाउंड बनेगा इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे या स्लीपिंग के दौरान भी, अगर स्लिप मान लीजिए कि जितना ज़्यादा प्रेशर से ये सरफेसेस एक दूसरे को जो है सो प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, और इसीलिए नॉर्मल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसका म्यू के इंटू एन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाता है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ये कहलाता है। आप अगर इसको देखें अगर गौर से तो जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस। किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो नेचर ऑफ सरफेस के कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर सरफेस आपका रफ है तो उस केसेस में काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आपका सरफेसेस जो है सो प्लेन है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा जो होता है मटेरियल इन कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल इन कॉन्टैक्ट पे भी आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब एक बड़ा खूबसूरत सी बात इसमें नोटिस करने की है कि स्लाइडिंग जब होती है तो स्लाइडिंग की तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकती है, ज़्यादा वेलोसिटी भी हो सकती है, कम वेलोसिटी भी हो सकती है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि क्या स्लाइडिंग की वेलोसिटी से ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इन्फ्लुएंस होती है या नहीं। तो द फैक्ट इज कि वंस द स्लाइडिंग बिगिंस, ठीक है, वंस द स्लाइडिंग बिगिंस द काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द स्लाइडिंग। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, वेलोसिटी विथ विच द बॉडी स्लाइड्स। ठीक है, किस वेलोसिटी से बॉडी स्लाइड कर रही है उस वेलोसिटी से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती है, तो इंडिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग से काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एक बार स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बशर्ते कि जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव जो स्लाइडिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर बहुत सारा चीज़ पिक्चर में आएगा, हीटिंग इफेक्ट्स वगैरह, तो उसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एज्यूम कर लें आप कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे डिपेंड नहीं करती है। वंस द स्लाइडिंग starts occurring, the value, the magnitude of the kinetic frictions remains constant। ठीक है, अभी एक छोटी सी बात है, उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, इस पोर्शंस को जो है सो। ठीक है, और इसमें देखिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे टेबल है, ठीक है, दिस इज अ सरफेस, ओके, दिस इज अ सरफेस। आपके पास एक ब्लॉक है ऐसा, दिस इज अ ब्लॉक। ये ब्लॉक अभी क्या लेटरली इस पे जो है सो रखा हुआ है, और जब ये स्लाइड करेगा इधर की ओर, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है इधर की ओर Fr एक्ट करेगी। इस ब्लॉक को ओरिएंटेशन हम चेंज कर देते हैं। ये जो लार्जर सरफेस एरिया जो था इसको हम कम कर दिए,
और ये लंबा ऐसे ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। ये सेम ब्लॉक है लेकिन ओरिएंटेशन चेंज कर दिए। यहाँ पे आप दिख रहा है आपको क्या चीज़, अपरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, लार्जर है, लार्ज अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट एरिया वो इस केसेस में आपको क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अब कहा जाएगा कि भैया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लीजिए कि इसका मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स जो Fr इधर का काम कर रहा है, और इस केस में भी अगर मान लीजिए इसका वेलोसिटी इधर है तो Fr इधर की ओर काम कर रहा है, Fr1, और ये सपोज करिए Fr2 है या Fr1 है, तो क्या Fr1 बराबर होगा Fr2 के, ये सवाल अगर पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा, तो हाँ ये बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा उसको समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि इतना बड़ा एरिया आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, एक्चुअली में जो रियल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि कितना स्ट्रॉन्गर बाउंड बनता है ये डिपेंड करता है इस सब पॉइंट पे प्रेशर क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या है। और प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स बाय एरिया होता है। अब देखो फोर्स क्या यहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आपका सेम ही रह रहा है, इस केसेस में भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है n की वैल्यू वही रहेगी, और इस केसेस में भी n की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि इसका मास जो m है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए ये जो है सो एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और चलिए होता क्या है कि जो आपका प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो सेम ही रह जाता है। एरिया आपका बढ़ रहा है तो फोर्स का वैल्यू जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि वो फोर्स एक लार्जर क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए जो प्रेशर की वैल्यूज़ होती है वो इन पॉइंटों पे क्या होती है, सेम ही रह जाती है, चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे हो या ऐसे हो। और इसीलिए क्या होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो आपका एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये जो छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आपको बताया। हमारा जो अगला सेशंस होने वाला है, मतलब जो इसी लेक्चर में जो अब हम लोग करने जा रहे हैं वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जहां आपको कंसेप्ट इन चीज़ों को लेके क्लियर होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है, कब किस फॉर्मूला को यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। Friends, now we are going to solve a very beautiful questions on frictions, और ये बेसिक कंसेप्ट को लेकर के है जो आपका काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शंस दोनों के कंसेप्ट को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा जो है। सो एज यू कैन सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ए ब्लॉक ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 5 kg का ब्लॉक एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, तो रफ, ठीक है, रफ सरफेस है, ठीक है, और रफ सरफेस है। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फॉर द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेसेस, आपको म्यूएस स्टैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मेंशन्ड है, ठीक है। अब ये दो फ्रिक्शन आपको मेंशन्ड है। आपको कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F given by F is equal to 0.5 t is applied at time t बराबर 0। ये जो फोर्स है F इक्वल टू 0.5 t, ये फोर्स इस ब्लॉक पे अप्लाई की जाती है फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 से। आपको कहा जा रहा है कि t जो है सो क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम इन सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स, इस अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है एट द टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 12 सेकेंड, तीनों केसेस में निकालना है। तो जैसे सपोज करिए आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने 0.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। क्या आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉक मोशन में आएगा इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद? आप ये चीज़ तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि आप ये ना कैलकुलेट कर ले कि व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस 5 kg ऑफ ब्लॉक। और उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज़, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या चीज़,
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो कैसे, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस 5 kg ऑफ ब्लॉक, दिस 5 kg ऑफ ब्लॉक, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। तो इसका वेट mg है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना काम करेगा, तो mg के बराबर होता है n, ये n है तो इस पर वेट नीचे की ओर लग रहा है तो n इक्वल टू mg हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो म्यू एस हो गया आपको 0.1 इंटू m हो गया 5 और g हो गया 10। तो कहीं ना कहीं आपको 5 न्यूटन का वैल्यू आया। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट इनटू द मोशन। 5 न्यूटन पे तो ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे ही होगा, मतलब मोशन में करेगा नहीं, मोशन में आएगा नहीं। जैसे ही आप 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तब जा कर के जो है सो ये मोशन में आएगा। तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, आपने किया है 0.5 न्यूटन। तो क्या ये बॉडी मोशन में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू ये 5 न्यूटन हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल है। इस 5 न्यूटन तक जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट, क्योंकि ये मोशन में नहीं आ रहा है, मोशन में नहीं आ रहा तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप निकालो, ये ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ इधर FR, और ये अगर मोशन में नहीं आया आप लिख सकते हो कि F माइनस FR इज इक्वल टू क्या चीज़, A एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये 0, मतलब F इज इक्वल टू FR। कहने का मतलब क्या चीज़ कि 5 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स की वही वैल्यू होगी जो कि अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू होगी, अप टू द अप्लाइडेड फोर्स of 5 Newton, the value of friction force is equal to अप्लाइडेड फोर्स, ठीक है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी एडजस्ट होती चली जाएगी। तो ये जो सवाल है इसमें आपने एक चीज़ देखा कि सेल्फ एडजस्टेबल नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को समझा। अब कह रहा है कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपका इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपके पास फोर्स की वैल्यू 0.5 इंटू 10 5 न्यूटन होगी। मतलब आपका ब्लॉक मोशन में तो नहीं आएगा बट इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। क्या होगा, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग के ठीक इससे जैसे ही आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मोशन में आ जाएगा। तो 5 न्यूटन के केस में F इक्वल टू जब आप इस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मतलब FR इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तीसरा सवाल कह रहा है कि t इक्वल टू 12 सेकेंड पे केस क्या बनता है। तो जब t इक्वल टू आपका 12 सेकेंड होगा तो F इज इक्वल टू 0.5 इंटू 12, ये हो गया 6 न्यूटन। जैसे ही 6 न्यूटन का फोर्स लगा और ये जो 6 न्यूटन का अप्लाइडेड फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। तो क्या होगा, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, तो ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ठीक है। और स्लाइडिंग अगर ब्लॉक स्टार्ट करेगा तो उस पर एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FR इज इक्वल टू म्यू के इंटू यहाँ पे n। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो वही रहेगा बट म्यू के की वैल्यू है 0.09 इंटू n हो गया, तो मास हो गया ये m और इंटू यहाँ पे g। तो ये करीब कितना आ जाएगा, तो 4.5
4.5 न्यूटन के आसपास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप एक्सेलरेशन जब निकालोगे इस ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर की ओर जो फ्रिक्शन फोर्स ऐड किया, ये 4.5 न्यूटन का ऐड किया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर अप्लाइडेड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बाय मास m। तो अप्लाइडेड फोर्स हो गया आपको कितना, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन माइनस 5 बट्टा यहाँ पे ये अब डालोगे कितना 4. यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो ना एफ आर हो गया 4.5, तो 6 न्यूटन माइनस 4.5 बाई 5 kg, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1.5 बाई 5, तो ये 0.3 न्यूटन के आसपास, 0.3 मीटर पर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल लें तो ये 0.3 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे फोर्स ऑफ अप्लाइडेड फोर्स के इंक्रीज होते ही, जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ गया और इसकी वैल्यू हो गई 4.5 न्यूटन। ठीक है, तो स्लाइडिंग, जैसे जिस मूवमेंट पर स्लाइडिंग हुआ, देखिए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या हो गई, कम हो गई। तो स्लाइडिंग हुआ तो एक्सेलरेशन के साथ ही स्टार्ट हुआ जो है। So friends, we have another questions based on the friction forces, and as you can see in the problem statement, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ए बॉडी है ऑफ मास 10 kg, ये 10 kg का जो बॉडी है, इट इज़ केप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, और ये सरफेस क्या है, तो ये हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है, और इसके हॉरिजेंटल फ्लोर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू 0.5 यहाँ मेंशन्ड है। यहाँ जो सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का 0.5, काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.45 है। फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या पता करना है आपको पता करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा क्या है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करना है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरा क्या पता करना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी बाय द प्लेन, ये जो प्लेन है इस बॉडी पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है वो पता करना है। कब, जब ये जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, क्या है ये, ड्राइविंग फोर्स है। तो व्हेन द ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू क्या है, तो 40 न्यूटन है और 60 न्यूटन है। इसका इस्तेमाल करके आपको पता करनी है कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशंस क्या होगी, इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट, बाय द बॉडी, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी बाय द प्लेन। ठीक है, ये 3 चीज़ पता करनी है। तो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स का आप 40 न्यूटन का केस लीजिए। ठीक है, पहला है कि जब आपका फोर्स का वैल्यू क्या है, 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है। सबसे पहले आपको निकालनी है कि आखिर डायनेमिक्स निकालनी है, मतलब कि 40 न्यूटन लगने पे ये मोशन में आएगा कि नहीं आएगा। आपके मन में पहला सवाल यही उठना चाहिए। तो 40 न्यूटन लगने पे ये मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब आप मिनिमम फोर्सेज रिक्वायर्ड टू मूव दिस block, a minimum force required to bring this 10 kg of block on the verge of sliding, उसका निकालेंगे और वो निकलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा आपको μs और इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। तो n क्या है एक्चुअली में, आप जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ये सरफेस इस पर अप्लाई कर रहा है, n इट इज़ काउंटर बैलेंस बाई वेट mg। तो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू mg आपको आ रहा है, लगाइए नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में। तो μs बराबर क्या हो जाएगा, तो μs इंटू यहाँ पे mg। तो μs की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 0.5, m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 10, तो कितना हो गया, ये 50 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब आपने अप्लाई किया फोर्स कितना, 40 न्यूटन का फोर्स। तो 40 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अभी मोशन में नहीं आने वाला है। तो जब ये ब्लॉक क्या है कि अप्लाइडेड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू जो है, मतलब F इज़ लेस देन FL, ड्राइविंग फोर्स इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लिखोगे, ड्राइविंग फोर्स इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है आपका ड्राइविंग फोर्स।
सो द ब्लॉक विल नॉट मूव, और जब ब्लॉक मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो एक्चुअल जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, इट विल बी सेल्फ एडजस्टेड टू द अप्लाइडेड फोर्स। तो आप लिखोगे क्या चीज़, जो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, तो इज इक्वल टू यहाँ पे अप्लाइडेड फोर्स एफ एल, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना है, आपने 40 न्यूटन अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये आपको हो गया 40 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो ये तब तक एफ आर इज इक्वल टू एफ वैलिड होगा जब तक कि क्या चीज़, अप्लाइडेड फोर्स टिल क्या चीज़, जब तक कि अप्लाइडेड फोर्स जो है, अप्लाइडेड फोर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन न हो जाता है, तब तक ये सेल्फ एडजस्ट होता रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता है, निकल गई। एक्सेलरेशन होना नहीं है, आप एक्सेलरेशन लिखोगे 0 क्योंकि अप्लाइडेड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, और कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। ये तो पता है कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इधर की ओर एक्ट करेगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, एफ आर इधर की ओर एक्ट किया और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऊपर की ओर एक्ट किया। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इसका इधर की ओर जाएगा। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, आप लिख सकते हो एफ सी। तो आप लिख सकते हो ना कि एफ सी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ आर पे स्क्वायर जोड़ एन पे स्क्वायर। तो आपका जो एफ आर का वैल्यू है कितना आ गया, एफ आर जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको आ गई है यहाँ पे 40 न्यूटन, तो 40 पे स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने निकाला है एन इज इक्वल टू एम जी, तो एन ये हो गया 10 और इंटू जी हो गया 10, तो ये कितना आ गया 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पे स्क्वायर, तो ये करीब आ जाएगा 107.7 न्यूटन के आसपास। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द प्लेन, निकल गया। तो ये कब निकला, जब अप्लाइडेड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम थी। अब अगर आपका अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू, मतलब यदि F की वैल्यू जो है, दूसरा सवाल जो देख रहे हैं, इज इक्वल टू 60 न्यूटन हो जाएगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, ठीक है। और इसलिए क्या हो जाएगा, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग बिगिंस, और स्लाइडिंग जब स्टार्ट होगा तो फिर जो आपका बॉडी है उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर जो होगा वो क्या होगा, म्यू के इंटू एन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग बिगिंस, तो आप लिख सकते हो कि एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, वेयर इज म्यू के इज 0.45 इंटू एन, मतलब ये 100 इज इक्वल टू यहाँ पे 45 न्यूटन आ गया। तो जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ आर आ गई, एफ इधर है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और ये कितना हो गया, तो ड्राइविंग फोर्स एफ माइनस एफ आर बाई एम। तो एफ कितनी वैल्यू हो गई थी, 60 न्यूटन, तो 60 माइनस 45 बाई मास की वैल्यू कितनी है, तो 10, तो ये हो गया 1.5 न्यूटन, सॉरी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। और अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालोगे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगा इस केसेस में, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो पहले था वही रहेगा, एन की वैल्यू, और इस केसेस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये एफ आर, ये कितना है, तो 45, ये हो गया 45 न्यूटन, और ये एन की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, तो एन इजिकल टू एम जी था जो 100 था, 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, ये एफ सी। तो ये एफ सी की वैल्यू क्या निकालोगे, रूट अंडर 100 पे स्क्वायर, 100 पे स्क्वायर जो यहाँ पे 45 पे स्क्वायर, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये 109.7 आपको न्यूटन के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो सवाल था वो बेसिकली मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है, जो आपको ये चीज़ याद दिलाएंगी कि जब भी आप प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करें
और डायनेमिक्स के बारे में बात पूछी जा रही हो तो सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शंस को कैलकुलेट करें और लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में जो आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया उसकी वैल्यू को मॉनिटर करें, वो वैल्यू क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है और ज़्यादा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो सेल्फ एडजस्ट होकर के अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू पिक्चर में आएगी और इस हिसाब से आप डायनेमिक्स जो है सो बॉडी का निकालेंगे, एक्सेलरेशंस उस हिसाब से निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।